हेलो दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला आर्टिकल देखते हैं। एमजी नरेगा का स्टेटस क्या है फिनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान, देख लेते हैं। देखिए, जो डाटा दिया गया है 2021-22 के लिए दिया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, कि कितने लोगों को जॉब ऑफर किया गया है, कितने लोगों ने डिमांड की थी, कितना वेज ऑफर किया गया है, ये सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है, यानी गवर्नमेंट खुद चल के नहीं आएगी, आपको जॉब मांगनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये आपको कार्य करने का अधिकार देता है, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं। तो एमजी नरेगा एक्ट ये कहता है कि अगर आपने जॉब मांगी है तो आपको जॉब मिलनी चाहिए, अदरवाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता है वो आपको मिलेगा। 100 डेज का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी पगार मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप वेज एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करते हैं तो आपको मिलना ही है। रूरल हाउस होल्ड के लिए है, अर्बन हाउस होल्ड के लिए नहीं है। फिनेंशियल ईयर 2021-22 में जितने लोगों ने भी डिमांड मांगी है एम्प्लॉयमेंट की, उसका 99.34% क्या हुआ है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है। आप सोचेंगे इतना अच्छा सक्सेस रेशियो क्यों भैया? इतना अच्छा इसलिए क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको रोजगार नहीं देती है तो तब तक जब तक उनको रोजगार ना मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना पड़ेगा, इसीलिए मोस्टली उनको रोजगार दे ही देती है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी है, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए जो है एलिजिबल होंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं देती है, एज पर प्रोविजन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, महात्मा गांधी जो ये एक्ट था 2005 में पास हुआ था, यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो 2005 में जब ये पास हुआ तो कहा गया कि 100 डेज की गारंटी जो है आपको एम्प्लॉयमेंट की दी जाएगी। इवन जो SC ST कम्युनिटी है उनके लिए 150 डेज की, नॉन एग्रीकल्चरल सीजन के लिए तो नॉर्मली 100 डेज की, SC STs के लिए 150 डेज की। महात्मा गांधी नरेगा एक्ट जो है 2005 में पास हो गया। 2006 से इसको पायलट बेसिस पर कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया और फिर 2008 से महात्मा गांधी नरेगा को पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। करंट फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो लगभग 81,406 करोड़ के आसपास स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चुका है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो बजटरी एस्टिमेट था 2021-22 के लिए वो 73,000 करोड़ था। तो आप सोचिए 3 फरवरी 2022 तक बजट का एस्टिमेट था 73,000 करोड़, खर्च कितना किया हमने? 81,000 करोड़ से भी ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को पता चल गया कि भैया बजट से ऊपर जा रहा है खर्चा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसको लिए कहा है 98,000 करोड़। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी बजट दिया है ना, उसमें बताया है कि एमजी नरेगा के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट 98,000 करोड़ है, इतना याद रखिएगा। देखिए, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है एमजी नरेगा स्कीम का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा होता है, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। खास बात क्या है, जितना भी वर्क फोर्स है एमजी नरेगा के तहत उसका 1/3 यानी 33% महिलाएं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। जॉब जो मिलनी है किसी पर्सन को या बंदे को वो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही मिलनी है, और अगर 5 किलोमीटर से ऊपर होता है तो एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, जब भी आप अप्लाई करते हैं, वर्क की डिमांड करते हैं 15 दिनों के लिए, 15 दिनों के अंदर आपको जॉब मिल जानी चाहिए। इन केस ऐसा होता है कि आपको 15 दिनों में जॉब नहीं मिलती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। तभी तो 99.34% रिजल्ट रहा कि जितने लोगों ने जॉब मांगी एमजी नरेगा में 99.34% लोगों को जॉब मिल गया। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं देना चाहती है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है? प्रिंसिपल फोरम है। अगर आप वर्क की मांग कर रहे हैं उसके लिए ग्राम सभा से ही डायरेक्टली मांग कर सकते हैं। ऐसा नहीं मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए भाई हमें जॉब चाहिए, हम नरेगा के तहत लाओ फावड़ा लाओ हम जा रहे हैं खुदाई करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्राम सभा में ही आपका, और सोशल ऑडिट भी करवाया जाता है, सोशल ऑडिट करवाया जाता है एमजी नरेगा में, वो भी ग्राम सभा करवाती है 6 महीने पे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अटल टनल। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने कहा है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अटल टनल। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में बन रही है आपकी अटल टनल, आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली में हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने कहा है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है क्या? अटल टनल। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके बेस्ड एक संस्था है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड होते हैं उनको शामिल करता है। अटल टनल भी उसमें ही एक शामिल है।
जिसको बना रहा है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के तहत था, लेकिन अब ये 2015 से किसके अंदर है? डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। अटल टनल की बात करें तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है। लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो रोहतांग पास को काट करके बनाई गई है अटल टनल, जो कि सोलांग वैली और सिसु को जोड़ता है। इससे क्या होता है? 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम होकर बहुत कम समय में यानी 15 मिनट में ही कवर हो जाता है। पहले ये 46 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब 15 मिनट में ही अटल टनल की वजह से हो जाता है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, जो पीर पंजाल हिमालय है वहाँ पर है आपका रोहतांग पास। अटल टनल क्या करेगा? लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो मनाली, चंडीगढ़, लद्दाख इन सभी को जोड़ने का काम करता है रोहतांग पास, ठीक है। विंटर में क्या होता है? बर्फबारी हो जाती है तो रोहतांग पास पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन अटल टनल बनने के बाद क्या होगा? रोहतांग पास का यूज़ हम लोग करेंगे ही नहीं, चाहे विंटर हो, समर हो, कुछ भी हो। अटल टनल जिंदाबाद, अटल जी जिंदाबाद, उसके बाद उनकी टनल भी जिंदाबाद। तो इस तरह से 9.02 किलोमीटर की अटल टनल वर्ल्ड की इतनी अच्छी ऊंचाई पर बनने वाली क्या है? लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का आर्टिकल है, मरीन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चौथी बार एफर्ट लगाए हैं ताकि मरीन रिसोर्सेज या फिर जो कोस्टल रिसोर्सेज हैं इफेक्टिव तरीके से इंटरवेंशन और मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, मरीन एनिमल्स को कई सारे लीगल प्रोटेक्शन है। जैसे आपकी डॉल्फिन है तो क्या आती है? शेड्यूल सेकंड में आती है, फर्स्ट में आती है, उसको हॉट नहीं कर सकते आप ना। तो ये है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया 31 मेजर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कवर हैं। हमारे इंडिया में एक नेशनल कमेटी ऑन मैंग्रोव, वेटलैंड एंड कोरल रीफ है, जो कि मरीन प्रोटेक्शन से रिलेटेड या फिर वहाँ पर जो भी स्पीसीज़ हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाने का काम करती है। उसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन है इंडिया में, जो कि सेंसिटिव कोस्टल इकोसिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करते हैं और वहाँ पर वेस्ट यानी कचरा इकट्ठा न हो पाए, इस पर भी ध्यान देते हैं। बाकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हुआ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2004 हुए, ये भी मरीन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में, कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, देखिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7000 किलोमीटर से भी ऊपर है। इंडिया उन टॉप 20 कंट्रीज में आता है जो इतनी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखते हैं। 1991 में इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन आए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत। ये जो 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन आए, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एडमिनिस्टर किए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 में आए, कौन से एक्ट के तहत? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। 2003 तक, यानी जब से ये नोटिफिकेशन आया कोस्टल रेगुलेशन जोन का 1991 में, तब से लेकर 2003 तक कोस्टल रेगुलेशन जोन को 4 कैटेगरीज में रखा गया। 2014 में क्या हुआ? एक शैलेश नायक कमेटी बनी, उसने बताया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन को अलग अलग बाइफरकेट कर देना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो कोस्टल लैंड है 500 मीटर तक हाई टाइड लाइन, और जो 100 मीटर है, देखिए क्रीक, एश्योरीज, बैकवर्ड, यहाँ पर हाई टाइड लाइन से 100 मीटर के आसपास रेंज में है, उसको कोस्टल रेगुलेशन जोन में शामिल करना चाहिए। कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 कैटेगरीज हैं। पहली है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, दूसरी है शोर लाइन एरियाज, तीसरी हमारी अनडिस्टर्ब्ड एरियाज, चौथी देखिए टेरिटोरियल एरिया है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन में 4 क्राइटेरिया आते हैं, आपको चारों को पढ़ लेना है। PIB आप स्क्रीन रोक सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी PDF मिलती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगा तो हर चीज़, अगर मैं पढ़ाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी और जो कि ठीक नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। देखिए इंडिया का टारगेट है 2023-24 तक 1.2 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना। ये देख लीजिए टारगेट क्या है, 2023-24 तक 1.2 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करना। इंडिया में पहले प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था, अब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है कॉमर्शियल माइनिंग के लिए 18 जून 2020 से। इंडिया में जो 2 ट्रांचेस हैं
सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 2 ट्रांचेस में 28 कोल माइंस आती हैं जिनके लिए ऑक्शन हो चुका है, और 27 कोल माइंस के लिए तो साइन भी किया जा चुका है। इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन का सेल अलाउ किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा मिनरल कंसेशन रूल 1960 के तहत मैनेज किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि कोल, लिग्नाइट या कि कुछ भी आप सेल करते हैं तो कैप्टिव माइनिंग पर 50% जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, ठीक है, इससे कम नहीं, ठीक है। तो 50% आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। रोलिंग ऑक्शन यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से कुछ भी खास नहीं है। हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड, देखिए कोल प्रोडक्शन जो प्रोग्राम इंडिया में है 1 बिलियन टन फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड माइंस, ये रन करता है ताकि 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हो सके। अब कोल प्रोडक्शन की बात आए और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात ना आए, क्योंकि कोल प्रोडक्शन से वहाँ का इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1976-77 में आया। प्लानिंग कमीशन द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आइडिया मांगा गया कि भैया ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे आए। पहली बार इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में 1994 में आया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसको कानूनी तरफ से बैकिंग प्राप्त है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो चाहे आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन हो या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो, उसको 1986 के तहत क्या बैकिंग प्राप्त है। इन्वायरमेंट असेसमेंट जो होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट 2 कैटेगरीज में होता है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर तो आपको पता ही है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है। स्टेट लेवल पर 2 तरीके से होता है, B1 B2 प्रोजेक्ट। B1 के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, मैंडेटरी इम्पैक्ट में असेसमेंट चाहिए, और B2 के लिए ज़रूरी नहीं होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए डी नोटिफाइड या नोमैडिक ट्राइब्स के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसकी स्टेटस क्या है। तो यूपीएससी के एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो कमीशन का नाम दे देंगे जितने भी कमीशन बने हैं, और बोलेंगे हाल ही में चर्चा में थे, किससे रिलेटेड है, तो वो इसीलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। तो देख लिए, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, फरवरी 2014 में इसके लिए कमीशन बनाया गया था कि डी नोटिफाइड नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की सिचुएशन क्या है, स्टेट वाइज लिस्ट इनकी कास्ट के आधार पर प्रोवाइड करिए। तो इसने 2018 में अपनी लिस्ट प्रोवाइड की और कहा इंडिया में 1262 डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, नीति आयोग ने इसको बनाया था। टास्क का काम क्या था? टास्क का काम ये था, इंडिया में ऐसी कोई भी अगर ट्राइब्स हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से उनकी गणना करना और बताना कि उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। रिकमेंडेशन जो दी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन कौन पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि डी नोटिफाइड जो या फिर नोमैडिक ट्राइब से, इसके लिए नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी। इसका पर्पस क्या था कि स्टडी करना डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स की। ये जो कमेटी है ये आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से काम कर रही थी। उसके अलावा क्या कोई और भी कमेटी है? तो 2008 में रेंके कमीशन बनाया गया था, उसने 1500 के आसपास नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया। तो रेंके कमीशन किससे रिलेटेड है? नोमैडिक ट्राइब से रिलेटेड, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड के लिए स्टॉक लिमिट फिर से लगा दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 फरवरी 2022 को कहा है कि 30 जून 2022 तक एडिबल ऑयल या फिर ऑयल सीड पर स्टॉक लिमिट रहेगी। स्टॉक लिमिट इसमें क्या हो सकता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है या फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑयल सीड का जो स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेगुलेशन कर सकती हैं कि आपको स्टोरेज इतना करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन इतना करना है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग हुई, उसने बताया है कि जो हमारा एडिबल ऑयल है या फिर ऑयल सीड्स हैं उन पर स्टॉक लिमिट लगानी पड़ेगी। एडिबल ऑयल की स्टॉक लिमिट क्या कहता है, 30 क्विंटल रिटेलर्स के लिए, 5 क्विंटल किसके लिए, होलसेलर के लिए। तो मेरे ख्याल से 30 क्विंटल रिटेलर आउटलेट के भी है, 30 क्विंटल आपकी रिटेलर्स के लिए भी है। बिग चेन जो रिटेलर्स या फिर शॉप्स हैं 1000 क्विंटल्स उनके लिए हो सकता है। अच्छा, एडिबल ऑयल्स ये 90 डेज के स्टॉक से ऊपर नहीं होने चाहिए। एडिबल ऑयल सीड की बात करें तो 100 क्विंटल ऑफ रिटेलर्स एंड 2000 क्विंटल्स फॉर होलसेलर्स। ये ऑयल सीड की अलग अलग हैं। जो एडिबल ऑयल सीड के प्रोसेसर हैं उनको 90 डेज से अधिक
जो है स्टॉक अपने पास रखने की कोई अनुमति नहीं है। तो ये बहुत बेकार सा आर्टिकल था, लेकिन अगला इंपॉर्टेंट है स्वामित्व स्कीम का। देखते हैं स्वामित्व जो स्कीम है उसकी स्टेटस क्या है। देखिए, अभी तक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 29 राज्यों के साथ MOU साइन किया जा चुका है स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्वामित्व मतलब सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्वामित्व स्कीम, फिनेंशियल 2020-21 से इम्प्लीमेंट की जा रही है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करता है विलेज एरियाज में। प्रॉपर्टी कार्ड, टाइटल डीड्स आपको प्रोवाइड करता है। लीगल ऑनरशिप, आपकी जो प्रॉपर्टी की लीगल ऑनरशिप आपको देता है कौन? स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया, बाकी स्टेट के जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हैं, स्टेट पंचायती राज हैं, ये सब शामिल हैं। स्टेट्स क्या है, अगर वो स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करना होगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी तक 29 स्टेट्स ने MOU साइन कर रखा है किसके साथ? सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। स्वामित्व स्कीम देखिए, विलेजेस का सर्वे और मैपिंग की जाती है टेक्नोलॉजी की मदद से विलेज एरियाज में। स्वामित्व स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेशनल पंचायती राज डे यही 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की थी। पर्पस क्या है? देखिए, रूरल इंडिया में जो प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन है उसको इंटीग्रेट करना, पता ही नहीं रहता किसी को किसकी ज़मीन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, ठीक है। उसके अलावा स्वामित्व से क्या फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। उसके अलावा वो जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स डिटर्मिनेशन में आसानी होगी, बिल्कुल होगी। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में आसानी होगी, बिल्कुल होगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, एनर्जी डिमांड तो हमारी बढ़ रही है लेकिन कोल का जो इम्पोर्ट है वो कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोयले से एनर्जी नहीं बनाए, इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो देख लीजिए आप, इंडिया की पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है 4.7% के हिसाब से बढ़ रही है। वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है इंडिया। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसका विजन क्या है? इम्पोर्ट कम करना, जो डिपेंडेंसी है कोल पर उसके इम्पोर्ट को कम करना। बाकी मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 में आए थे, वो कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप 50% यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि 50% वहाँ पर। जो कोल सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म किए हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक कोल का प्रोडक्शन 9.01% के आसपास बढ़ा है। नवंबर 2021 में जो कोल प्रोडक्शन हुआ है वो 447.5 मिलियन टन से या फिर मीट्रिक टन से अधिक हुआ है। मिलियन टन होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर से इस बार 9% कोल प्रोडक्शन बढ़ा है। बाकी कोल बेस्ड जो पावर जनरेशन है नवंबर 2021 में 671.90 बिलियन यूनिट रही है, जो पिछली बार से 5.17% का इंक्रीज दिखाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मिनरल प्रोटेक्शन की बात किया है, इंडिया में 95 टाइप के मिनरल पाए जाते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मिनरल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें जीडीपी में 7 से 7.5% है, जबकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का 1.75% है। तो हमारे यहाँ मिनरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन अच्छा कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। इंपोर्ट जो मिनरल्स का होता है 2.5 लाख करोड़ का होता है, ये दिक्कत वाली बात है, ध्यान देना होगा। फिर ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल अभी तक जो है हम लोग सिर्फ 10% ही यूज़ कर पाए, तो पूरा जियोलॉजिकल पोटेंशियल इंडिया यूज़ नहीं कर पाया है अभी तक। 5% ही जो माइनिंग की फील्ड में आपका ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल है, वो माइनिंग की फील्ड में 5% भी नहीं यूज़ कर पाए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ने 70 to 80% यूज़ कर लिया है। तो ये आज के आर्टिकल से आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी है। हेलो दोस्तों, आज